हेलो गाइस, यू आर वाचिंग द इंडियन रिसर्च स्कॉलर। और आज हम बात करने वाले हैं एनएफएससी अभी दिसंबर 2023 की जो लिस्ट आने वाली है उसको लेकर। क्योंकि मेरी जो पुरानी वीडियो डाली है लगातार उस पर इस बात के लिए कमेंट्स आ रहे हैं कि सर लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कब आएगी। एक सवाल, दूसरा सवाल ये है कि लगातार ये सवाल भी कर रहे हैं कि सर कट ऑफ कितना जाने वाला है, मेरे इतने नंबर है तो क्या मेरा हो जाएगा। दूसरी चीज़ एक कमेंट्स में सबसे अलग आया, वो ये कमेंट ये था कि सर मेरा जून 2022 में हो गया था। तो जून या दिसंबर, शायद दिसंबर बोला था, दिसंबर 2022 में मेरा हो गया था। उनका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने अपना रिजल्ट नहीं देखा। फिर आज मैंने यूट्यूब पर आपकी वीडियो देखी, उसके बाद मैंने अपना रिजल्ट देखा तो पता चला कि मुझे मेरा एनएफएससी में हो भी गया था और मेरा अवार्ड लेटर भी आ गया था। तो मन का, अब उन्होंने सवाल किया कि सर क्या मैं अब ज्वाइन कर सकता हूँ पीएचडी। तो मन का बिल्कुल कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है और जितना जल्दी हो आप अपनी पीएचडी को इनरोल्ड हो जाइए और रजिस्टर हो जाइए और जो प्रोसेस है उसको पूरा कीजिए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, अभी आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जितना जल्दी हो पीएचडी में एडमिशन लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं जून 2023 को, माफ़ कीजिएगा, दिसंबर 2023 को लेकर। दिसंबर 2023 का रिजल्ट कब आने वाला है? दरअसल अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले ही नेट का सर्टिफिकेट आ गया है और जेआरएफ अवार्ड लेटर आ गया है। अब जब ये सब प्रोसेस हो गई है तो अब हमारी प्रोसेस कब होगी सर, कि जिनका नहीं हुआ है एनएफएससी, एनएफओबीसी या फिर एनएफएसटी। एनएफएसटी तो अलग प्रोसेस है, हालांकि एनएफएससी और एनएफओबीसी जो है ये रिजल्ट फाइनली कब आने वाला है। दरअसल इस रिजल्ट की जो संभावनाएं बनती दिख रही है मुझे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ, आप मान कर चलिए कि आपका रिजल्ट कम से कम मान कर चले तो अप्रैल, मार्च में कोई संभावना है नहीं आने की। अप्रैल मानकर चलिए, कम से कम बता रहा हूँ, आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि मेरा जो अनुभव इसके साथ रहा है, एनएफएसडीसी के साथ जो अनुभव मेरे रहे हैं वो यही है कि काफ़ी लेट रिजल्ट आता है और काफ़ी लेट इसका अवार्ड लेटर आता है। लेकिन जिनको भी संभावना है, जिनका हो जाएगा, बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो बिल्कुल इसकी सर्टिफिकेट, मतलब इसका लिस्ट भी आती है, अवार्ड लेटर भी आता है। थोड़ा सा लेट होता है लेकिन आता ज़रूर है। तो आप मानकर चलिए मोटा मोटी कि अप्रैल में कम से कम, अगर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर संस्था ने इससे पहले दिया तो वो अपने प्रीवियस ईयर के सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखेगी। लेकिन जो प्रीवियस ईयर की उसकी हिस्ट्री रही है वो यही है कि आप ये मानकर चलिए कि अप्रैल, कम से कम अप्रैल में आपका अब जो एनएफएससी अवार्ड लेटर है अप्रैल में आएगा। दूसरा सवाल ये है कि सर अब हमारे इतना, जैसे कि किसी ने कमेंट किया मुझे कि मेरा 182 है मेरा है, और जेआरएफ का कटअप जो गया हिस्ट्री का, एससी का, वो 184 गया है, तो क्या मेरा हो जाएगा। तो बिल्कुल संभावना है, आपके होने की संभावना क्या, मतलब पूरी पूरी संभावना है। और हर वीडियो में एक बात कहता हूँ कि जो लोग पीएचडी में पहले से इनरोल्ड हैं, क्या है, पीएचडी में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, और उन्होंने अगर इस बात को सबमिट किया है अपने फॉर्म में कि हम पीएचडी में इनरोल्ड हैं ऑलरेडी, और इस बात पर आपने क्लिक भी किया है कि वो जो यस जो पूछा जाता है नेट के एग्जाम फॉर्म में, वो भी अगर आपने किया है, क्योंकि इस बार पूछा गया है क्या आप एनएफएससी लेना चाहते हैं, अगर आपने उस पर यस किया है तो ही आपको मिलेगी। चाहे आप पीएचडी कर रहे हो और आपने अगर वहाँ पर यस नहीं लिखा है तो भी आपको फेलोशिप नहीं मिलने वाली है। इसलिए जो भी लोग नए नेट का फॉर्म भरने वाले हैं, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, तो अगली बार फॉर्म भरते समय आप ध्यान रखें कि आप एससी के कैंडिडेट हैं तो आप एनएफएससी पर यस ज़रूर लिखें। अगर आपको ज़रूरत है एनएफएससी की तो आप ज़रूर लिखें उस पर, कि उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है आपका, बहुत क्या, तकरीबन आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपका नेट हो गया तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कट ऑफ जाने वाला है, पहली बात तो अगर दो तरह से लिस्ट बनती है, एक पीएचडी एक नॉन पीएचडी, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं और एक वो लोग जो पीएचडी नहीं कर रहे हैं। पीएचडी में जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, जिनका पीएचडी में एडमिशन है, अगर उनके मिनिमम मार्क्स भी हैं, अगर मतलब आप मानकर चलिए कि 159 अगर हिस्ट्री का कट ऑफ गया है एससी का, और 159 आपके नंबर आए हैं, तो आपका एनएफएससी हो जाएगा। पूरी पूरी संभावना है, मैं 99.9% दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, आप पीएचडी में ऑलरेडी इनरोल्ड नहीं है, तो आपकी संभावना जो बनती दिख रही है ना, वो ये है कि फिर वो मेरिट बेस पर लिस्ट बनेगी। जो आसपास, जैसे कि 180 से 184 कट ऑफ गया है, 180 के आसपास जो है, 180 के ऊपर और नीचे, तो उनकी संभावना बनती ज़्यादा दिख रही है। कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आता है और अलग अलग इसमें भी सब कैटेगरीज होती है, जैसे कि कुछ लोग दिव्यांग है तो उनके लिए अलग कैटेगरी है, और कुछ लोग
अलग अलग तरीके से मुख बाधित हैं, अगर अच्छा दिव्यांगों में भी अलग अलग तरह की कैटेगरी होती है। जब आप लिस्ट को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। लेकिन अगर आप आसपास हैं कट ऑफ के, जेआरएफ के कट ऑफ के आसपास है, तो आपकी पूरी पूरी संभावना है, निश्चिंत हो जाइए। लेकिन आप जिन लोगों ने भी एडमिशन नहीं लिया है पीएचडी में, जितना जल्दी हो पीएचडी में एडमिशन ले, क्योंकि पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद ही फेलोशिप मिलती है। और इंस्टीट्यूट लेवल पर एक्टिवेट करवाने में चाहे जेआरएफ हो, चाहे एनएफएससी हो, चाहे एनएफएसटी हो, चाहे एनएफओबीसी हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स नॉर्मली सबको आती है, आपको नहीं अलग से आएगी। हालांकि ये डिपेंड रिसर्च सेंटर पर करता है कि वो आपके साथ कितना सपोर्टिव है। जहाँ कहीं कई रिसर्च सेंटर बहुत सपोर्टिव नहीं होते हैं, वहाँ का स्टाफ जो होता है वो सपोर्टिव नहीं होता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। लाइक आप समझिए कि एक रिसर्च सेंटर आप वहाँ जाएंगे, आपका पीएचडी में एडमिशन है, तो ये कहेंगे कि अभी आरडीसी हो जाने दीजिए, आरडीसी के बाद का नियम है। हालांकि जो यूजीसी कहता है वो ये कहता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि पीएचडी में एडमिशन होना चाहिए, उसके बाद आप अपना जेआरएफ एक्टिवेट करवा सकते हैं। कुछ जेआरएफ रिसर्च सेंटर के अपने अलग ही नियम हैं, हालांकि उनको अपने नियम खुद पता नहीं होता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यूजीसी जो है उनको रेगुलेट नहीं करता है, वो यूजीसी को रेगुलेट करता है। ऐसा होता है, मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है कि कुछ रिसर्च सेंटर में वाकई ही स्कॉलर्स को बहुत परेशान किया जाता है। जब यूजीसी ने नियम बना कर रखा है, यूजीसी ने ये प्रावधान करके रखा है कि आप सिर्फ पीएचडी में एडमिशन बेस पर अपना एक्टिवेट जेआरएफ वगैरह, एनएफएससी हो या एनएफएसटी हो या एनएफओबीसी हो या अदर कोई फेलोशिप जिसमें ऐसा नियम हो कि आप सिर्फ एडमिशन बेस पर उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, तो कुछ रिसर्च सेंटर पर ये नियम क्यों हैं कि आरडीसी के बाद ही चीज़ें होंगी, आरडीसी के बाद ही वो एक्टिवेट होगा। तो इस बात को लेकर मुझे इन संस्थाओं से शिकायत है। रही बात आपके कट ऑफ की, तो अगर आप मेरिट के आसपास है तो निश्चित हो जाइए, आपका हो जाएगा। और एक लास्ट बात, अगर इस चैनल पर नए हैं तो एनएफएससी, जेआरएफ, यूजीसी नेट और अदर कोई फेलोशिप से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको टाइम पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।